हेलो चैंपियंस, वेलकम टू फार्मर्स इंडिया। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी का मतलब होता है जनरली सीजर, जिसे हम मिर्गी भी कहते हैं या फिर फिट्स कहते हैं। तो एग्जैक्टली ये एपिलेप्सी, मिर्गी, फिट्स होता क्या है, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। हेलो चैंपियंस, वेलकम टू फार्मर्स इंडिया। हम डिस्कस कर रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट को। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म की लिंक है, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको अपकमिंग एग्जाम्स के बारे में, उसकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज के बारे में टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आप प्ले स्टोर से फार्मर्स इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम, पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, इन सब की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप की लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके आप फार्मर्स इंडिया से जुड़ सकते हैं ताकि आपको टाइम टू टाइम जो भी अपडेट्स है वो मिलते रहेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी का मतलब होता है जनरली सीजर, जिसे हम मिर्गी भी कहते हैं या फिर फिट्स कहते हैं। तो एग्जैक्टली ये एपिलेप्सी, मिर्गी, फिट्स होता क्या है, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। इसकी डेफिनेशन से ही शुरू करते हैं। एपिलेप्सी इज ए क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। एक ऐसी प्रॉब्लम जो टाइम के साथ डेवलप होती है, क्रॉनिक है, मतलब एकदम से सडनली इसका अटैक नहीं आएगा। ये टाइम के साथ धीरे धीरे डेवलप होने की प्रोसेस शुरू होती है। इट इज़ ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, मतलब ये कनेक्टेड है हमारे न्यूरॉन से। जैसे कि ये न्यूरॉन का डेंड्राइट सेक्शन है, दिस इज कॉल्ड एज सेल बॉडी। ये है उसका एक्सॉन और ये है एक्सॉनिक एंड। तो हमारे न्यूरॉन्स के रिगार्डिंग एक ऐसी बीमारी जो टाइम के साथ डेवलप होती है, कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट अनप्रोवोक्ड सीजर। मतलब इसका मेन फीचर क्या है, रिकरेंट, एक के बाद एक, अनप्रोवोक्ड, इसके पीछे स्पेसिफिक कोई रीजन नहीं है, सीजर्स ड्यू टू एबनॉर्मल, एक्सेसिव एंड सिंक्रोनस इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन द ब्रेन। मतलब हमारे ब्रेन के अंदर कुछ ऐसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है जिसके पीछे एग्जैक्ट कॉज नहीं पता है, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इतनी तेज है जिसके कारण आपके बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आता है, आपके कॉन्शियसनेस में कुछ चेंजेस हो जाता है, जिस बीमारी को कहते हैं एपिलेप्सी, सीजर्स और मिर्गी और फिट्स। तो एक हमारे ब्रेन की प्रॉब्लम है जहाँ पे ब्रेन के अंदर के न्यूरॉन्स एबनॉर्मली एक्सेसिव मात्रा में एक के बाद एक इम्पल्सेस को रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करते हैं, और उसके कारण हमारे बॉडी की जो एक्टिविटी है कुछ समय के लिए लॉस हो जाती है। हम गिर जाते हैं, हाथ पाँव हमारे कांपने लगते हैं, हम एक डायरेक्शन में देखते रहते हैं, हमारी मुट्ठी मतलब हाथ जो है हमारे एकदम से हम इस तरीके से क्लोज कर लेते हैं। तो इस कंडीशन को बोलते हैं एपिलेप्सी। अब इसके अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे कि बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ सीजर, पहला है फोकल, ऑल्सो कॉल्ड एज पार्शियल एपिलेप्सी। इट स्टार्ट्स इन अ स्पेसिफिक और लिमिटेड पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये आपके पूरे ब्रेन के ऊपर नहीं फैलता है, ये ब्रेन के कुछ एक पार्ट में डेवलप हो सकता है। इमेजिन कीजिए आपका ब्रेन है, तो आपके ब्रेन के कुछ एक सेक्शन में ये सीजर शुरू हो सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज फोकल और पार्शियल एपिलेप्सी। दूसरा जो है वो है सिंपल फोकल एपिलेप्सी। इसमें आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो लॉस नहीं होगी। एंड तीसरा है कॉम्प्लेक्स फोकल एपिलेप्सी। यहाँ पे आपकी जो कॉन्शियसनेस है कंप्लीटली गायब हो जाएगी। इनवॉलेंट्री, रेपिटेटिव, सेमी पर्पसफुल मूवमेंट्स आप करेंगे, मतलब ऐसी मूवमेंट्स जैसे कि चिविंग, जैसे कि आप दांतों से कुछ चबा रहे हो या फिर कुछ स्वालो कर रहे हो, कुछ निगल रहे हो, आपके हाथ ऐसे आप रब करने लगते हैं, या फिर आप कपड़े को ऐसा जोर से पकड़ लेते हैं, या फिर आपकी फिंगर्स इस तरीके से टैप होने लगती है, या फिर आपके आर्म्स की, लेग्स की कुछ रेपिटेटिव मूवमेंट इस तरीके से होने लगती है। सो दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स फोकल सीजर। तो तीन टाइप्स हैं, एक तो बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ सीजर, एक है फोकल, दूसरा है सिंपल फोकल, तीसरा है कॉम्प्लेक्स फोकल। अब बात करेंगे दूसरे टाइप की, जो है जनरलाइज्ड एपिलेप्सी। अब इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल डिस्चार्ज इन्वॉल्व बोथ हेमिस्फीयर, मतलब हमारे ब्रेन के जो लेफ्ट और राइट का जो पार्ट है, दोनों के ऊपर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दोनों हेमिस्फीयर में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एबनॉर्मल होती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज जनरलाइज्ड एपिलेप्सी। अब इसके अंदर कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि एक है टोनिक क्लोनिक एपिलेप्सी, इसका दूसरा नाम है ग्रैंड माल एपिलेप्सी। अब इसका जो टोनिक फेज है, इसके अंदर आपके मसल्स के अंदर स्टीफनेस आती है, वो कड़क हो जाता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, आप कुछ समय के लिए बेहोश हो जाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं टोनिक फेज। लेकिन क्लोनिक फेज में क्या होता है, आपके हाथ और पाँव की कुछ रिदमिक मूवमेंट होती है, इस तरीके से जर्किंग मूवमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एज क्लोनिक फेज।
फिर आता है दूसरा टाइप इसी का, एब्सेंट सीजर, जिसे पैटेड माल एपिलेप्सी भी बोलते हैं। ब्रीफ एपिसोड्स, इस कंडीशन में आपके बॉडी में जो सीजर्स हैं 5 सेकंड से लेकर 20 सेकंड्स तक रहेंगे। ऑफ स्टेयरिंग, मतलब एक जगह पे आप देखते रहेंगे, आपकी आंखें ब्लिंक करेगी, और लिप स्मैकिंग, आपके जो लिप्स है वहाँ पे टिच से बाइट करेंगे, या फिर दिस इज कॉमन इन चिल्ड्रन। सो एब्सेंट सीजर मोस्टली चिल्ड्रंस में पाए जाते हैं। उसका टाइम ड्यूरेशन है 5 से 20 सेकंड के लिए। आप एक ही जगह पे फोकस करते रहेंगे कि आप ऐसा लगेगा कि वो इंसान किसी एक जगह पे कंटिन्यूसली देख रहा है, आपकी आंखें भी ब्लिंक करती रहेगी। तो दीज आर दी सिम्टम्स ऑफ एब्सेंट सीजर। तो ये था दूसरा टाइप जिसे हम जनरलाइज एपिलेप्सी कहते हैं। अब आता है तीसरा टाइप, दैट इज मायोक्लोनिक, अटोनिक एंड टोनिक सीजर। मायोक्लोनिक में क्या होता है, सडन ब्रीफ शॉक लाइक जर्क्स ऑफ द मसल। इसमें ऐसा लगता है कि आपके मसल्स एकदम से कांपने लगे हैं, और सडनली अलोंग विद द मसल ग्रुप्स पेशेंट रिमेन्स कॉन्शियस। अब इसमें क्या होता है, आपका जो पेशेंट है जिसके बॉडी में ये सारे अटैक्स क्रिएट हो रहा है वो कॉन्शियस रहता है, स्पेशली इन द मॉर्निंग। मतलब ये जो अटैक्स है ये आपको जनरली मॉर्निंग्स में ही आता है। दूसरा है अटोनिक सीजर। इसमें आपके मसल का जो टोन है एकदम से लॉस हो जाता है, आपके मसल्स के अंदर का कॉन्ट्रैक्शन एकदम से गायब हो जाता है, और पेशेंट गिर जाता है। मतलब आप खड़े हैं, इमेजिन कीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, जैसे ही अटोनिक सीजर आपके बॉडी में शुरू हो जाता है आप गिर जाता है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज अटोनिक सीजर, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर के जो मसल का टोन है वो एकदम से गायब हो गया। अब ऐसे कंडीशन में ऑब्वियसली आपके मसल्स के अंदर अगर पावर है ही नहीं तो वो काम नहीं करेंगे, आपको स्टेबल रहने के लिए मदद नहीं करेंगे, और आप गिर जाएंगे। तीसरी कंडीशन है टोनिक सीजर। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस अचानक से शुरू हो जाते हैं, आपके मसल्स स्टिफ हो जाते हैं, स्पेशली बैक रीजन में, आर्म्स में एंड लेग्स में। सो दिस कैन कॉज फॉल्स। इसमें भी इंसान गिर जाता है, ऑफन अकर ड्यूरिंग स्लीप, और ये जनरली तब होता है जब आप सो रहे हो। सो दीज आर दी 3 सब टाइप्स ऑफ जनरलाइज एपिलेप्सी। तो अभी हम बात करते हैं इनके पीछे कॉज क्या है, क्या रीज़न है जिसके कारण ये एपिलेप्सी का अटैक आता है। तो पहला जेनेटिक कॉज हो सकता है कि आपके आयन चैनल्स के अंदर कुछ म्यूटेशन आया है, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर लाखों न्यूरॉन्स हैं। अब ये जो न्यूरॉन्स हैं इनके अंदर जो आयन चैनल्स हैं, जनरली क्या होता है, आपके न्यूरॉन का जो मेम्ब्रेन है इसके ऊपर कुछ प्रोटीन चैनल्स होता है जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए मदद करता है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में जो पार्टिसिपेट करने वाले प्रोटीन्स हैं, अगर इनके अंदर कुछ एबनॉर्मलिटीज आ जाती है तो ये एबनॉर्मली बिहेव करेंगे, और इसके कारण सीजर्स आ सकता है। कुछ केसेस में इडियोपैथिक जनरलाइज एपिलेप्सी भी हो सकती है। मतलब एग्जैक्टली म्यूटेशंस तो नहीं आए हैं, लेकिन कॉज भी पता नहीं है कि ये हो क्यों रहा है। इडियोपैथिक का मतलब होता है हमें एग्जैक्ट रीजन नहीं पता है। फिर आते हैं कुछ स्ट्रक्चरल कॉजेस। इसमें अगर ब्रेन ट्रॉमा हुआ है, आपका एक्सीडेंट हो गया या बहुत बड़ी इंजरी हो गई, तो उसे बोलते हैं ब्रेन ट्रॉमा। स्ट्रोक जैसी सिचुएशन अगर आती है, आपके ब्रेन को ऑक्सीजन का सप्लाई एकदम से कम हो जाता है, जैसे कि आपका ब्रेन है, आपके ब्रेन को एक स्पेसिफिक आर्टरी है जो ब्लड सप्लाई करती है, जो हमारे नेक रीजन में है, जिसे हम कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं। अगर इस ब्लड सप्लाई को आप कट कर दो तो ब्रेन को ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं होगा। दैट मीन्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट दोनों चीज़ें नहीं मिलेगी। इस कारण से ब्रेन के अंदर आने वाले जो सिग्नल्स हैं वो कहीं ना कहीं पे डिस्टर्ब हो जाएंगे, और इससे आपको स्ट्रोक आ सकता है, और वहीं से एपिलेप्सी का अटैक जनरेट होगा। फिर ट्यूमर्स, ब्रेन के अंदर अगर कोई ट्यूमर बन चुका है तो उस ट्यूमर के कारण भी एपिलेप्सी का अटैक आता है। देन कॉर्टिकल डिस्प्लासिया। अब हमारे कॉर्टेक्स रीजन में अगर हम बात करते हैं तो 4 लोब्स हैं। एक होता है फ्रंटल, देन होता है टेम्पोरल, देन पैराइटल एंड लास्ट वन इज ऑक्सीपिटल। ये पीछे वाला जो है ये ऑक्सीपिटल है, सामने वाला जो है ये फ्रंटल है, साइड में जो है वो टेम्पोरल है, एंड ऊपर जो है वो पैराइटल है। अब इन लोब्स के अंदर अगर सेल्स नॉर्मली ऐसे होने चाहिए थे, ठीक है, नॉर्मली ऐसे होने चाहिए थे, लेकिन अगर कुछ वो ऐसे होने लगता है तो इसे बोलते हैं डिस्प्लासिया। जब सेल का स्ट्रक्चर, उनकी मॉर्फोलॉजी अगर चेंज हो जाती है, दैट कॉन्सेप्ट इज डिस्प्लासिया। तो आपके कॉर्टेक्स रीजन में जो न्यूरॉन्स आपकी मेमोरी में आपके डिसीजन लेने की कैपेसिटी को जो कंट्रोल करते हैं, आपको सुनने के लिए, देखने के लिए, टच, टेम्परेचर, प्रेशर को महसूस करने वाले जो भी न्यूरॉन्स हैं, अगर वो डैमेज हो गए, एबनॉर्मली उनका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तो उससे बोलते हैं कॉर्टिकल डिस्प्लासिया। एंड हमारे मेमोरी स्टोरेज का जो मेन यूनिट है उसे हम बोलते हैं हिप्पोकैम्पस। अगर इसमें कुछ स्क्लेरोसिस हो जाता है,
मतलब वहाँ के सेल्स अगर किसी रीज़न के कारण डैमेज हो जाते हैं तो वहाँ पे आपको एपिलेप्सी का अटैक आ सकता है। फिर आता है मेटाबॉलिक एंड इन्फेक्शियस कॉज। अगर आपके बॉडी में ग्लूकोज की लेवल बहुत कम है या फिर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है, जिसे हम हाइपोक्सिया बोलते हैं, या फिर यूरेमिया जैसी सिचुएशन है। यूरेमिया में प्रॉब्लम क्या है बताएं? यूरिक एसिड की लेवल आपके बॉडी के अंदर ज़्यादा होने के कारण उसके साइड इफेक्ट्स बॉडी के ऊपर बढ़ने लगता है, दैट इज़ यूरेमिया। अब ये तब होता है जब आपकी किडनी डैमेज हो चुकी है। सो हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोक्सिया एंड यूरेमिया ये कुछ मेटाबॉलिक कॉजेस हैं जिनके कारण आपके बॉडी में सीजर का जो अटैक है वो ट्रिगर होगा। या फिर सीएनएस इन्फेक्शन। अगर आपको मेनिंजाइटिस हुआ है, आपके ब्रेन के 3 सपोर्टिंग लेयर्स हैं जो उसे प्रोटेक्ट करता है। एक होता है डोरा मैटर, एक होता है पिया मैटर, एक होता है अरेक्नॉइड मैटर। ये 3 ऐसे लेयर्स हैं जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन देते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मेनिंजेस। अगर इनके अंदर कोई इन्फ्लेमेशन फैल जाता है, यहाँ पे पेन इंजरी क्रिएट होती है, तो फिर एपिलेप्सी का अटैक ट्रिगर हो सकता है। या फिर एंसेफेलाइटिस जैसी कंडीशन भी क्रिएट हो सकती है। अगर आपके ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है तो उसे बोलते हैं एंसेफेलाइटिस। तो ये तीसरा कॉज है, दैट इज मेटाबॉलिक और इन्फेक्शियस कॉज बिहाइंड एपिलेप्सी। अदर कॉजेस में पेरिनेटल इंजरी, हाइपोक्सिक इस्चेमिक एंसेफेलोपैथी, अल्कोहल विड्रॉवल, ड्रग इंटॉक्सिकेशन, ये भी पैरामीटर्स हैं जो आपको एपिलेप्सी का अटैक दे सकते हैं, जिसमें आपके न्यूरॉन को डैमेज क्रिएट होता है। जैसे ज़्यादा अल्कोहल पिएंगे तो उसके कारण फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जनरेट होती है जो आपके ब्रेन को डैमेज करेगी, या फिर किसी मेडिसिन के कारण, हाइपोक्सिया के कारण। ये कुछ कारण है जिसके कारण आपके ब्रेन को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे और जिसके कारण आपके ब्रेन के अंदर का जो सिग्नलिंग हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हो रही है, वो डिस्टर्ब हो चुकी है। सो दीज आर दी सम इटियोलॉजिकल रीजंस बिहाइंड एपिलेप्सी। तो फिर इनके पीछे एग्जैक्ट मैकेनिज्म की अगर बात करें तो सेलुलर मैकेनिज्म पहला ये हो सकता है कि आपके ब्रेन के अंदर के कुछ न्यूरॉन्स हाइपर एक्टिव हो चुके हैं, स्पेशली ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन्स। अगर ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये आपके ब्रेन के अंदर कैल्शियम के ओवरलोड को बढ़ा देते हैं, और कैल्शियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण बॉडी के अंदर एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शंस भी क्रिएट होते हैं, और ये कैल्शियम आयंस न्यूरोट्रांसमिशंस को बढ़ा देता है। और ज़्यादा न्यूरोट्रांसमिशन होगा तो उससे भी दिक्कत हो रही है। दैट मीन्स एक्साइटेशन ड्यू टू ग्लूटामेट activate certain receptor in your brain which leads to increase in the level of calcium which increases neurotransmission and that will leads to seizure। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये आपके न्यूरॉन का सर है, ये उसकी बॉडी है और ये है उसके लेग्स। आपको भी पता है यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसाइज होता है एंड इस एंडिंग में स्टोर होता है, लेकिन इस स्टोर से उस पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर को बाहर आने के लिए कैल्शियम आयंस की ज़रूरत है, और कैल्शियम अगर ज़्यादा हो गया तो रिलीज भी ज़्यादा होगा, एंड ये ज़्यादा रिलीज ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को बूस्ट करेगा और इसके कारण हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सो एक्साइटेशन ऑफ ग्लूटामिनर्जिक एक्टिविटी ब्रेन के अंदर एपिलेप्सी का अटैक क्रिएट करती है। अब ग्लूटामेट एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ये चीज़ याद रखना। एंड दूसरी चीज़ है, गाबानर्जिक एक्टिविटी अगर रिड्यूस हो गई तो भी आपको सीजर आ सकता है, क्योंकि गाबा एक ऐसा केमिकल है जो आपके ब्रेन को रेस्ट करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए मदद करता है। लेकिन अगर गाबानर्जिक एक्टिविटी डिक्रीज हो गई तो आपके ब्रेन के अंदर का जो क्लोराइड आयंस का जो मेन रोल है आपके ब्रेन को रिलैक्स करने का, वही खत्म हो जाएगा। और जब क्लोराइड आयंस नहीं रहेंगे, ब्रेन रिलैक्स नहीं हो रहा है, कंटिन्यूसली वो एक्टिवेट होता रहेगा और इसके कारण भी एपिलेप्सी का अटैक ट्रिगर हो सकता है। दैट मीन्स डिक्रीज इन द इनहिबिशन बाय गाबानर्जिक एक्टिविटी may lead to epilepsy। सो एक्साइटेशन ज़्यादा हो गया तो भी एपिलेप्सी होगी। अगर इनहिबिटरी एक्टिविटी कम हो गई, क्योंकि इनहिबिटरी एक्टिविटी अगर कम हो जाती है तो ऑब्वियसली वहाँ पे एक्साइटेटरी एक्टिविटी ज़्यादा रहेगी। एनएमडी के एक्शन बहुत ज़्यादा है लेकिन गाबानर्जिक एक्टिविटी है ही नहीं। इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है, गाबानर्जिक एक्टिविटी ना होने के कारण आपका ब्रेन कंटिन्यूसली एक्टिवेट हो रहा है, तो उसे रेस्ट करने की भी तो ज़रूरत है, और अगर ये रेस्ट नहीं मिलेगी तो एपिलेप्सी का जो अटैक है और सीवियरली बढ़ेगा। सो कुछ सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। ये तो एक जनरल मैकेनिज्म था कि एपिलेप्सी कैसे शुरू होता है। तो पहला है फोकल सीजर, जिसमें जर्किंग एक्टिविटी शुरू होती है, आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं, टिंगलिंग सेंसेशंस क्रिएट होती है, विजुअल फ्लैश, आंखों के सामने इस तरीके से लगता है कि कुछ फ्लैश हो रहा है,
ऑटोमेटिज्म आपके बॉडी में स्वेलिंग एक्टिविटी या चिविंग एक्टिविटी या इस तरीके से अपनी मुट्ठी को पकड़ लेना, ऐसे अलग अलग सिम्टम्स बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने लगते हैं। आपकी अवेयरनेस बदल जाती है। तो ये सारे फोकल सीजर के सिम्टम्स हैं। अब जनरलाइज सीजर में क्या होता है, टोनिक एंड क्लोनिक सीजर में आपकी कॉन्शियसनेस सडनली गायब हो जाएगी, आप चक्कर आके गिर जाएंगे, आपके मसल्स एकदम से स्टिफ बन जाएंगे और आपकी बॉडी इस तरीके से जर्क करने लगेगी। दैट इज द सिम्टम ऑफ टोनिक क्लोनिक सीजर। फिर आता है एब्सेंट सीजर, ब्रीफ स्टेरिंग स्पेल्स, मतलब आप एक जगह पे देखते रहेंगे कुछ सेकंड के लिए एंड आपकी आंखें जो है वो ब्लिंक करती रहेगी। देन मायोक्लोनिक सीजर, इसमें आपके मसल्स अचानक से जर्क करने लगते हैं एंड अटोनिक सीजर में आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करना बंद करते हैं और आप नीचे गिर जाते हैं। सो दीज आर दी सम सिम्टम्स ऑफ दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है, तो स्टेटस एपिलेप्सी जानलेवा है, इससे इंसान की जान भी जा सकती है अगर ये लंबे समय के लिए आपके बॉडी के अंदर रहता है। तो सडनली इंसान की डेथ भी हो सकती है। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, आप चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, आपको मेमोरी लॉस का इशू हो सकता है, इंजरीज हो सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है, क्योंकि आप गिर जाएंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी बॉडी किस डायरेक्शन में गिरने वाली है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे कोई पत्थर होगा या कुछ लकड़ी होगी, कुछ कील होगी तो वो लग जाएगी। साइकोलॉजिकल इश्यूज भी क्रिएट होते हैं, आपको एंजाइटी होती है, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। सोशल स्टिग्मा, आप लोगों में बाहर घूमने के लिए लोगों से डरने लगोगे, बाहर घूमने के लिए डरने लगोगे। ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस में आती है जब किसी इंसान को एपिलेप्सी का अटैक आता है। तो फिर इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करेंगे, तो इसे ठीक करने का एक तरीका है, आपके ब्रेन के अंदर की जितनी भी एक्साइटेशंस है उसे कम करना होगा। उसके लिए आपको फार्माकोलॉजिकल मेडिसिन कुछ कंज्यूम करनी है, जैसे कि बेंजोडाइजेपिन्स में डायजेपाम, क्लोनाजेपाम, बार्बिचुरेट्स में फिनोबार्बिटल एंड वैल्प्रोइक एसिड। ये वो केमिकल्स है जो आपके बॉडी में गाबानर्जिक एक्टिविटी को इंक्रीज करता है और इससे आपके ब्रेन के अंदर का जो एक्साइटेशन है गाबानर्जिक एक्टिविटी के कारण डिक्रीज होता है। लेकिन कैसे होता है वो भी समझना इंपॉर्टेंट है। ये आपका ब्रेन है, आपके ब्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन हैं, इसमें से एक न्यूरॉन को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। जब भी ये मेडिसिन आपके ब्रेन के अंदर आती है और इस न्यूरॉन से बाइंड करती है तो इस न्यूरॉन के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्लोराइड आयंस आ जाता है और इन क्लोराइड आयंस के कारण ये न्यूरॉन कुछ समय के लिए पैरालाइज हो जाता है। अब समझो, कोई पैरालाइज न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कर सकता है क्या? आंसर इज नो। दैट मीन्स इस न्यूरॉन का कनेक्शन नेक्स्ट न्यूरॉन से टूट जाएगा। तो अगर कनेक्शन ही टूट चुका है तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बंद हो जाएगी एंड दैट इज द बेसिक ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी। सो एपिलेप्सी में हम हाइपर एक्टिव न्यूरॉन की एक्टिविटी को सप्रेस कर रहे हैं एंड दैट्स द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन टू ट्रीट सीजर्स। तो इसमें हम गाबानर्जिक एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, वो पॉसिबल मैकेनिज्म है जिसके थ्रू एपिलेप्सी का अटैक कंट्रोल में आता है। दूसरी चीज़ है, जो भी आपके बॉडी के अंदर एक्साइटेटरी रिसेप्टर है जैसे कि ग्लूटामेट रिसेप्टर, एएमपीए रिसेप्टर, काइनेट रिसेप्टर, ये सारे आपके ब्रेन को एक्टिवेट करने का काम करता है। लेकिन अगर आप किसी रीज़न से इन ग्लूटामेट रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं तो एक्साइटेशन तो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी और इससे हमें सोल्यूशन मिलेगा एपिलेप्सी का। उसके लिए हम यूज़ करते हैं टॉपिरामेट एंड फिल्बामेट एंड कुछ आयन चैनल मॉड्यूलेटर्स को भी यूज़ करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पूरी सोडियम आयंस के ऊपर डिपेंड है, कैल्शियम आयंस के ऊपर डिपेंड है। अगर हम सोडियम आयंस एंड कैल्शियम आयंस को ही ब्लॉक कर दें तो इससे एक सोल्यूशन निकल सकता है कि ब्रेन के अंदर की जो ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो सप्रेस हो जाएगी। तो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर फेनिटोइन, कार्बामाजेपाइन एंड लैमोट्रिजिन। एंड टी टाइप कैल्शियम चैनल जो हमारे न्यूरॉन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उन्हें ब्लॉक करने के लिए हम यूज़ करते हैं सक्सीमाइड्स, जिसमें इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एथोसक्सीमाइड। सो ये थी सिंपल पैथोफिजियोलॉजी, कैसे हम अलग अलग सीजर को ठीक कर सकते हैं या फिर उनके सिम्टम्स क्या है, कॉम्प्लिकेशंस क्या है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो ऐसे ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए फार्मेसी इंडिया से जुड़े रहिए। फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। फार्मेसी इंडिया आपके लिए लेकर आया है कुछ स्पेशल कोर्सेस, जैसे कि जीपैट की पढ़ाई कर रहे हो तो अर्जुना 2.0, आप ऑल इंडिया फार्मासिस्ट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए अलग से कोर्स है, आप अगर ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी अलग से कोर्स है। इसमें आपको लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सेट्स
टेस्ट सीरीज, हार्ड कॉपी, नोट्स, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर्स के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।